Hello everyone, my name is Sudhir Warkade, your biology teacher and welcome to the Ideo Grown. So students, स्वागत है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर में। और वो लेक्चर है हमारा किसके लिए? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, है ना। चैप्टर 14 है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। वन शॉट वीडियो है, क्या है? वन शॉट, एक ही वीडियो में पूरा जो चैप्टर है एंड। इसके बाद इसका एक वीडियो एक और रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी रही है यहाँ पे, है ना। तो टर्म के अकॉर्डिंग है ये, जैसे टर्म में क्या होंगे, आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर को प्रिपेयर किया है। तो आपके लिए है ये, इसको एक काम करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना अच्छे से, और लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा एक बात कि आप एक काम करो कि आप ना कॉपी पेन साथ में रख लो। क्या है कि कॉपी पेन साथ में रखने से आप क्या, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं उसको आप नोट डाउन कर लेते हो, है ना। तो आप उसको नोट डाउन भी करते जाना, तो आपको मतलब डबल बेनिफिट इससे हो जाएगा आपकी। एक तो एग्जामिनेशन में आपकी जो एक तरीके से देखें तो परफॉर्मेंस वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जब चीज़ों को नोट डाउन करते हो ना, तो होता क्या है कि आपको वो चीज़ें याद रहती हैं, ठीक। तो बिना कोई देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो क्या करें, डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस का। आखिरकार चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, पता भी होना चाहिए, ठीक है। वन शॉट वीडियो पहले देख लो सिलेबस की, क्या है सिलेबस में आपके, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये लेक्चर डिज़ाइन है। तो देखो, इसमें एयर, वाटर, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे पहले तो। देन उसके बाद फिर जो रेस्पिरेशन है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एयर से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। देन कंबशन है ना, कंबशन भी कंटिन्यूसली होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखो, मूवमेंट ऑफ एयर, और इसके अलावा जो टेम्परेचर का ऊपर नीचे होता है एयर में, जो है टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, तो वेदर से, है ना, वो डिसाइडेड होते हैं, ठीक। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे थोड़ा सा जो रेन का जो एक रोल है वो भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। एयर, वाटर और सॉइल तीनों के पॉल्यूशन के बारे में भी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे कि आखिर यार ये एयर, वाटर और जो सॉइल है ये पॉल्यूशन होता कैसे है। फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ओजोन होल के बारे में, है ना। जानते हो ना होल, ओजोन में एक्चुअल में ओजोन जो है वो हमको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। यूवी रेज जो आ रही हैं, है ना, अर्थ की तरफ आ रही है यूवी रेज, कहाँ से? सन की तरफ से। तो उससे प्रोटेक्शन करने का काम जो है कौन कर रहा है? उससे प्रोटेक्शन का काम करने का काम जो है कहीं ना कहीं आपका ओजोन कर रहा है। और ओजोन में होल होने के कारण क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि अब वो रेज अंदर आ रही हैं और हमारे लिए मुसीबतें क्रिएट हो गई। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे यहाँ पे साइकिल्स, किसका? वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाओ, है ना, बिल्कुल आराम से कुर्सी पे बैठ जाओ, या फिर आपकी जो पढ़ने की जो फेवरेट जगह है वहाँ पर बैठ जाओ, और वीडियो को सामने रखो, कॉपी पेन, और नोट डाउन करते जाओ। सब याद हो जाएगा, जैसे जैसे मैं इसको स्टडी कराऊंगा वैसे वैसे सब आपके माइंड में आता जाएगा, है ना। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, और कमेंट करके जो है ज़रूर बता देना, कमेंट कर देना। कोई डाउट हो तो वो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो कमेंट बॉक्स में भी आप क्या करना, कमेंट कर देना, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। सो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये अर्थ में जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड है। अगर हम ब्रॉडली देखें तो हमको यहाँ दिख रहा है सन। भाई सन से हमको क्या मिलती है? एनर्जी। क्या मिलता है सन से? एनर्जी मिलती है। एनर्जी अर्थ तक आती है और बहुत सारे काम करके जाती है। और ये सन बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवन अगर चाहिए तो हमको हमारे सोलर सिस्टम में एक सन तो लगाना ही पड़ेगा, और जो लगा हुआ है। तो आखिरकार ये बताओ कि सन आखिरकार करता क्या है एनर्जी के अलावा? भाई एनर्जी ही तो सब कुछ है, एनर्जी ही तो जान है। तो अब देखो, सन जो है वो क्या देता है? एनर्जी देता है। एनर्जी कहाँ आती है? अर्थ में आती है। किसके पास जाती है? प्लांट के पास। क्या करता है प्लांट? उस एनर्जी से एक और एनर्जी बनाता है। मतलब सन क्या करेगा कि एनर्जी अर्थ तक लेके आ रहा है वो, है ना, उसके थ्रू ही हमको एनर्जी मिल रही है, तो प्लांट उसका यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्लांट? प्लांट उस एनर्जी को अपने फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं।
फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं ये और क्या बना देते हैं? फूड। फूड मतलब ग्लूकोज। क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं, जिसको फिर हम खाते हैं। तो पहला काम तो ये हो गया भाई कि सन की एनर्जी से फूड बन रहा है, ग्लूकोज जैसी चीज़ बन रही है जिससे हमको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिलती है। इसके अलावा क्या करता है सन? इसके अलावा ये अर्थ को हीट अप करता है। तो अर्थ को अगर हीट अप करेगा तो क्या होगा? अगर अर्थ हीट अप हो रहा है तो उसको कोई फ़ायदा है क्या? यस, टेम्परेचर जो है वो राइज होगा, है ना। टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा। और इसके अलावा जो आप देख रहे हो ना ये पेड़, क्या है इस पेड़ में? देखो कितनी तेज़ी से हिल रहा है ये। दैट मीन्स इस तरफ झुक रहा है ना। क्यों झुक रहा है? क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पे? विंड। क्या आ रहा है ये? विंड। तो ये विंड भी कौन क्रिएट कर रहा है भाई? ये विंड भी इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आ रही है। कौन दे रहा है एनर्जी? सन। सन जब एनर्जी देता है तो आपका जो अलग अलग जगहों पे आपका जो एयर है वो क्या होती? गर्म होती है, हीट होती है। तो क्योंकि हीट अप अलग अलग जगह पे अलग अलग एक तरीके से देखा जाए तो कहीं पे ज़्यादा हीट हो जाता है, कहीं पे कम हीट हो जाता है, जिसके कारण क्या क्रिएट होती है? विंड। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि अनइवन हीटिंग के कारण क्या होता है? विंड डेवलप होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये देखो वाटर, वाटर भी तो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो वाटर जो एक्चुअल में क्या होता है? बरसात होती है, रेन जो हो रही है, रेन दैट मीन्स प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वो भी क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस सन। ये क्या करता है? चीज़ों को गर्म, ये चीज़ों को गर्म करता है तो वाटर को भी गर्म करेगा। तो क्या होगा? ये जो आपके वाटर है ये क्या होंगे? इवोपरेट होंगे। इसको लिख देता हूँ इवोपरेट होंगे। फिर इवोपरेट होने के बाद ऊपर जो पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे? वो नीचे आएंगे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि सपोज करो ये वाटर बॉडी है, ठीक है। अब सन जो है वो आ रहा है, सन की जो रेज है वो आ रही है, इसको क्या हो गया? हीट हुआ। ये हीट होने के कारण क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, वेपर्स जो हैं ऊपर जाएंगे इसके। तो वेपर्स ऊपर गए तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इवोपरेशन। इवोपरेट हो जाएगा ये, और ऊपर जो है इसके मॉलिक्यूल पास पास आने लग जाएंगे, और पास पास आने के बाद फिर क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा वापस से। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रेसिपिटेशन और इवोपरेशन, है ना, ये जो चीज़ें हो रही हैं टेम्परेचर के बदलाव के कारण हो रही हैं। तो ये इसके पीछे का रीज़न भी कौन है? आपका सन, है ना। बात बिल्कुल सही। तो हमारे लिए अगर लाइफ की बात करें तो सन जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसकी एनर्जी इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद है हमारा वाटर जो कि उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर है एयर, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी जो अर्थ है उसमें किसने लाइफ को बनाया है। तो थोड़ा सा विंड के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि अनइवन हीटिंग हो रही है एयर की अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से क्या हीटिंग है। कोई ज़्यादा हीट हो रहा है, कोई कम हीट हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? विंड चल रही है। और रेन जो है इवोपरेशन हो रहा है वाटर का, और फिर वो कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन समझ रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपके वाटर के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं तो कंडेंस हो जाते हैं। और ये कब होता है? जब आपका टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, डिस्कस करूँगा मैं आपसे, कोई टेंशन मत लो। कंडेंसेशन और इवापोरेशन जो हम साइकिल स्टडी करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो इस तरीके से रेन भी है वो होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं थोड़ा सा। अगर आप देखो अच्छी लाइफ जीनी है हमको, हम अच्छे तरीके से रहना चाह रहे हैं, क्यों नहीं रहना चाहते भाई? सब लोग रहना चाहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई हमारे लिए, कौन है? पॉल्यूशन। जब एयर वाटर या सॉइल में उसकी क्वालिटी में कोई भी अफेक्ट पड़ता है तो क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। यार अच्छी लाइफ के लिए अच्छी क्वालिटी की एयर होना ज़रूरी है, अच्छा वाटर पानी चाहिए, मिट्टी अच्छी चाहिए। मिट्टी अच्छा देखो, सॉइल भी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। क्यों है? क्योंकि मिट्टी से ही तो हमको क्या मिलता है? मिट्टी से ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमको क्या करते हैं? हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। प्लांट को न्यूट्रिएंट लेगा, प्लांट उसको यूज़ करके फूड बनाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या सॉइल सेम एज जैसा एयर वाटर या आपका एनर्जी है, वो उन सब के लिए सॉइल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि पॉल्यूशन जो है ना
बहुत तहस-नहस करता है यार, मतलब परेशान कर दिया पोल्यूशन ने। क्योंकि ये क्या करता है, इनकी जो क्वालिटी होती है लिविंग बीइंग के लिए, वो उसको क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना, सही तरीके से एक्चुअल में वो फिर रिस्पॉन्स नहीं देता। ठीक, तो हमको क्या ज़रूरत है कि भाई हम सभी चीज़ों को कंजर्व भी करें। चीज़ें बहुत तेज़ी से ख़त्म होती जा रही हैं, तो क्या उनको बचाना है। बचाना मतलब क्या, कंजर्व करना। सो वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं सबको कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है ना। और उसको ऐसे यूज़ करो कि भाई लंबे समय तक चल सकें, इसलिए इसको बोलते हैं कि यूज़ देम अ सस्टेनेबल मैनर। हमको बहुत ही सस्टेनेबल मैनर मतलब लंबे टाइम तक यूज़ करने के हिसाब से करना चाहिए। अब एक ही दिन में सब खराब कर दोगे तो आने वाले टाइम पे क्या होगा, आने वाले टाइम पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उसके लिए तो कुछ नहीं बचेगा, खुद ह्यूमंस के लिए कुछ नहीं बचेगा, सब काम क्या कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। सो पॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, क्योंकि हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करते जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स होते क्या है, अरे नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब होगा, जो प्रकृति नेचर हमको दे रही है, जो नेचर हमको दे रही है दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, बताऊंगा मैं अभी। चलो थोड़ा सा देखते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक साइकिल में क्या करते हैं, साइकिलिक फैशन में बार बार यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि वाटर की बात करूँगा मैं, वाटर के बारे में भी मैंने बताया कि ये पहले ऊपर जाता है, इवोपरेट होता है, फिर ऊपर कंडेंस होता है, फिर वापस नीचे गिरता है, तो एक साइकिल जो है वो बना के रखता है। तो कुछ कुछ ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही लंबे टाइम तक चलते हैं। बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में क्या होता है कि कम टाइम के लिए, है ना, कुछ टाइम के लिए होता है, फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। फॉसिल फ्यूल आपके ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, क्या करोगे फिर, ख़त्म हो जाएंगे तो ज़रूरी है ना कि उनको सेव भी किया जाए और सब्सटीट्यूशन भी खोजा जाए। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो चीज़ें साइक्लिक हैं वो क्या करती हैं, बैलेंस क्रिएट करके रखती हैं। अब उस बैलेंस को भी हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, वो भी हमारी लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक। भाई अगर ऐसी लाइफ चाहिए, एकदम हंसती खेलती लाइफ चाहिए, तो उसमें भी तो बैलेंस बनाना पड़ेगा, तो वो भी हमको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और अब हम समझने वाले हैं यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार टर्मिनोलॉजी, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। चलो सभी स्फीयर के बारे में समझेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि आखिरकार ये क्या है भाई, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। द स्टॉक ऑफ नेचर विच आर यूजफुल टू मैनकाइंड आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। भाई जो प्रकृति ने दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, द स्टॉक ऑफ नेचर, जो नेचर ने दिया है और हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है, उसी को बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सब क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो कुछ टर्मोलॉजीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, है ना। देखो सबसे पहले टर्मोलॉजी यहाँ पे देखो, लीथो। लीथो मतलब आपका अर्थ की अगर बात करें तो इसका जो क्रस्ट है ना, इसकी जो ऊपर की जो क्रस्ट है ना, ये तो ब्लू वाला तो वाटर है। आप क्रस्ट देखना तो यहाँ पे देखो वाटर के अंदर होगा क्रस्ट, वो तो ये देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन वाला पोर्शन, ये क्या है, क्रस्ट। अब ये जो क्रस्ट होती है ना, आउटर मोस्ट, ये सबसे ऊपर है, अर्थ के अंदर भी है। अर्थ के ऊपर की जो मिट्टी है, जो क्रस्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीथो। क्या बोलते हैं, लीथो। तो एक लेयर बना रही है, इसलिए इसको बोलेंगे लिथोस्फेयर। इज दैट क्लियर, है ना। व्हाट इज लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ। और अगर हम देखें अगला, तो आपके ऊपर क्या मिल रहा है, ये ब्लू ब्लू कलर का क्या है भाई, वाटर। क्या है ये, वाटर। कितना परसेंट वाटर है, 75% अर्थ को कवर किया हुआ इसने, लगभग 75% एरिया को कवर करने वाला है पानी, वाटर। तो वाटर जो है, और इसके अलावा ऊपर तो मिल ही रहा है, अंदर भी मिलता है, ये अंडरग्राउंड भी मिल जाता है ये। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वाटर जो है वो भी एक स्फीयर बनाती है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। मेरा नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हाइड्रो मतलब होता है पानी, पानी का स्फीयर। पानी का स्फीयर जो है वो है हाइड्रोस्फीयर। ओके, तो एक हो गया लिथोस्फीयर, एक हो गया हाइड्रोस्फीयर। और एक और बात करेंगे, इसके ऊपर जो लेयर है, क्या की लेयर है इसके ऊपर, जो दिखती नहीं है आपको, यस, हवा, एयर। महसूस होती है भाई, क्यों नहीं होगी महसूस, सांस लेते हैं समझ में आता है, ऑक्सीजन जो है वो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। क्या है वो, एटमॉस्फेयर। क्या है ये, एटमॉस। तो एटमॉस्फेयर है आपका, जो आपको एयर प्रोवाइड करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर सपोज करो कि ऑक्सीजन ना हो तो क्या हो,
है ना। अभी कोविड चला था, सबको समझ में आ गया कि ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है भाई, सांस लेना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, जीवनदायिनी हम उसको ऐसे ही नहीं बोलते। चलो, तो एटमॉस्फेयर है ये। एटमॉस्फेयर किसको बोलेंगे? द एयर दैट कवर द होल अर्थ ऑफ द अर्थ एट लाइक अ ब्लैंकेट, है ना, ब्लैंकेट की तरह, चादर की तरह एकदम, मतलब एयर मतलब पूरी तरीके से है, तभी तो हम क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं। सो इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब देखो होता क्या है, यही बनाता है बायोस्फीयर। क्या बनाता है? यही बायोस्फीयर। कैसे कैसे बनाता है? देखो इस डायग्राम में देखो, आप देखोगे जैसे मैंने बताया, ये अर्थ क्रस्ट है, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, ये हवा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये है हाइड्रो, पानी, हाइड्रोस्फीयर। तीनों जब क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं भाई, एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, बिल्कुल आसपास आएंगे और बनाएंगे बायोस्फीयर। क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर, मतलब लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी से तो बना है ये। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने भाई? इन्हीं तीनों चीज़ों से ही तो बना है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बन रहे हैं, ये लाइव है ना यार, इसको मिटाओ, हाँ है ना, ये क्या है? लाइव है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो इन्हीं पे डिपेंड है, उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ टुगेदर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। इज दैट क्लियर कि भाई बायोस्फीयर क्या होता है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बायोस्फीयर को दो चीज़ें बनाती हैं, है ना। उसको बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोल दिया उसको? कंपोनेंट बोल दिया। जो चीज़ें बायोस्फीयर बनाती हैं उसको बोल दिया कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट हैं, एक जिंदा, लिविंग, और एक नॉन जिंदा, यानी कि नॉन लिविंग। अब लिविंग जो रहता है उसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और जो नॉन लिविंग होता है उसको बोलते हैं आपका एबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट का एग्जांपल देखो भाई, प्लांट, एनिमल, ये क्या है? बायोटिक। एबायोटिक कौन है? एयर, वाटर, सॉइल, ये क्या है? एबायोटिक। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? बायोस्फीयर बना रहे हैं। सिंपल। ठीक। अब आते हैं हम यहाँ पे बात करेंगे एयर का, कि भैया एयर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि मैंने बताया, जहाँ पे एयर नहीं है वहाँ पे क्या है? जहाँ एयर नहीं है वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं, तो एटमॉस्फेयर नहीं तो देखो क्या हाल है, कोई जिंदा नहीं है यहाँ पे। आपके प्यारे मून में, चंदा मामा, आपके प्यारे मून में आप देखोगे कि यहाँ पे नो लाइफ। भाई और भी बहुत सी जगह है जहाँ लाइफ नहीं है ना। तो क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वो चीज़ है ही नहीं जो ज़िंदगी देती है, क्योंकि किसी के एटमॉस्फेयर में क्या ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ऑक्सीजन। चलो एयर के बारे में बात कर लेते हैं। एयर क्या होता है? एयर में होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। इन सब के मिक्सचर को बोलते क्या है? एयर। सो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर आप बात करोगे तो जो वीनस और मार्स है, थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। वीनस और मार्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल में गैस का गुब्बारा तो है, मतलब एक गैसेस तो हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा है। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड में कोई ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा नहीं रह पाता, अभी तक जो हम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आगे चल के कुछ एलियन मिल जाए तो फिर उसका कोई भरोसा नहीं। चलो अब यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना वहाँ पे 95 to 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स। याद रखना आप, वीनस और मार्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। चलो अगर रोल की बात करें तो ये क्या करता है? एयर सबसे पहले देखो, एयर की बात कर लो, है ना। एयर क्या है? ये एयर की अगर आप बात करोगे तो एयर जो है बहुत ही ख़राब कंडक्टर है भाई। हीट को जो है आसानी से ना तो आगे पहुंचाता है ना पीछे पहुंचाता है, बहुत ही बैड, ह्यूमन टू से, एकदम बैड। आसानी से कोई चीज़ अगर उसको गर्म करोगे तो यहाँ से वहाँ तक गर्माहट पहुँचने में बहुत टाइम लगती है। एयर गर्म जो है जल्दी नहीं होती, एयर गर्म जो है जल्दी नहीं होती और ठंडी भी जल्दी नहीं होती। उसके कारण क्या होता है? इसके कारण आपका एक बैलेंस बना रहता है ना। बढ़िया टेम्परेचर जो है, ना तो ज़्यादा जल्दी गर्म हो, ना तो ज़्यादा जल्दी गर्म होता है और ना ही ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है, तो हमको एक एवरेज टेम्परेचर मिलता है। सो इट इज़ कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ में अच्छा खासा बढ़िया टेम्परेचर रखेगा कि भाई जिसमें हम बिल्कुल आसानी से कंफर्टेबल तरीके से रह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इट प्रिवेंट द सडन इंक्रीजेज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग द नाइट। नाइट के समय में और दिन के समय में टेम्परेचर को बिल्कुल बैलेंस करेगा, ना ज़्यादा जल्दी गर्म होगी चीज़ें और ना ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी चीज़ें, नहीं तो ऐसा मून का जैसा हाल हो जाएगा। अभी यहाँ पे नहीं है भाई ये चीज़, तो क्या है? टेम्परेचर बड़ा ही फ्लक्चुएट करता है,
जीरो तो छोड़िए, तो जीरो से एकदम माइनस में जाता है, माइनस में, है ना। चलो ये बताता हूँ मैं आपको कितना जाता है। पहले तो ये देखो, स्लो डाउन द स्केप ऑफ हीट इनटू द आउटर स्पेस। ये देखो, ये भी मैंने बताया आपको, अर्थ में जो है एटमॉस्फेयर है भैया, तो क्या है वो आउटर स्पेस में आसानी से हीट को जाने नहीं देता, तुरंत नहीं जाता हीट, है ना। जिसके कारण रात में टेम्परेचर जो है ज़्यादा कम नहीं जाता, नहीं तो ठंडे के मारे तो मतलब ठिठुर जाओ, इतना है। अब अब एग्जांपल देखो, रियल टाइम एग्जांपल, है ना। आज के बाद आप मून को एकदम ध्यान से देखना, जूम करके अपने कैमरे से देखो, इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो क्या हाल है। एट मून नो एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर कितना, -90, वो सॉरी 190, 90 नहीं 190, अब भयंकर ठंडा, मतलब बर्फ़, बर्फ़ तो जीरो में बन जाएगा, और देखो पूरा -190। दिक्कत है इसमें पानी भी तो नहीं है। चलो अब बात करेंगे टेम्परेचर की, -190, लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता है इसमें। अब अगला, अगर दिन होता है तो गर्मी पड़ती है तो कितनी, 110। सोच रहे हो आप कितना होगा 110, हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, अब यहाँ पे देखो 110, पानी उबल जाएगा इतने में। तो भाई जिंदा कौन, कैसे बचोगे, जिंदा बचने के चांस बड़े मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो हालत आप देख ही रहे हो क्या हालत है। चलो अगर एयर की बात करें तो एयर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एयर इन करते हैं ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो हमारी बॉडी में पता है ग्लूकोज नाम का एक मॉलिक्यूल है। क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज, हमारी बॉडी में होता है ये ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और हमको क्या देता है, एनर्जी। क्या देता है, एनर्जी। उसके साथ में भी क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखो, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है फूड के थ्रू जाता है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन हम सांस के थ्रू लेते हैं, और उससे हम एनर्जी बनाते हैं, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है, जो कि बाहर निकल जाता है फिर एटमॉस्फेयर में, है ना। एटीएम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, तो ये प्रोसेस चलती है। अच्छा ये ग्लूकोज पता है कौन बनाता है, चलो याद करो, कौन बनाएगा, प्लांट, है ना। प्लांट क्या करता है, लाइट की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से, देखो यहाँ पे वाटर भी लिखना ज़रूरी है, वाटर भी एक्चुअल में यूज़ करता है ये। तो प्लांट जो रहता है लाइट और मेन कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट, इनका यूज़ करके क्या बनाता है, ग्लूकोज। अब ये चीज़ याद रखो, ग्लूकोज जो है ना वो बेसिकली हम फूड के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बनाता है कौन, प्लांट। तो देखो ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी बन रही है, लाइट कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, तो ये चीज़ चलती रहती है। तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, जबकि प्लांट जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके उसको फूड यानी यूजेबल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये काम है प्लांट और आपके एनिमल्स का, हमारे हम मतलब हम एनिमल्स। तो ये काम जो है बहुत ही ज़रूरी होता है जो हम करते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ये अपनी हमको ज़िंदा बनाए रखते हैं। तो वही बात हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन होता क्या है ये देखो। एक और बात, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, बर्निंग जल रहा है, कितना खतरनाक लकड़ियाँ जल रही हैं यहाँ पे। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे सब लकड़ियाँ जो हैं जलने लग रही हैं। क्या होता है इससे, लकड़ियाँ जलेंगी तो क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। लकड़ियाँ जलेंगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में फैलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ है, जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं ना, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, उसमें भी पता है बहुत अमाउंट में कार्बन कंटेंट निकलता है। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ह्यूमन या एनिमल्स के अलावा जो आपका जलना होता है, कौन सा, पेड़ों का जलना, बर्निंग होना, देन उसके बाद फिर आपके फ्यूल का जलना, ठीक है। फ्यूल दैट मीन्स या आपका फॉसिल फ्यूल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्लांट उसको फिक्स करते हैं, काफ़ी हद तक उसको फिक्स करते हैं, एक्चुअल में वही फिक्स करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक। तो ये क्या है आपका फिक्स करने वाले, फिक्सर। चलो तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे देखो ऑक्सीजन क्या करता है, यूज़ होता है एनर्जी बनाने में, ठीक है। तो पहले बात तो ये समझ में आ गई कि ऑक्सीजन का यूज़ हम करते हैं एनर्जी को बनाने में, बट कैसे। जो ग्लूकोज होता है ना हमारी बॉडी के अंदर आता है, ग्लूकोज फूड के थ्रू, बाय फूड जो है हमको ग्लूकोज मिल जाता है, और फिर हम जब सांस लेते हैं, सांस अंदर करते हैं तो ऑक्सीजन मिल जाता है। तो उन दोनों का रिएक्शन होता है,
और रिएक्शन करके हमको एनर्जी मिल जाती है। बट वो एनर्जी जो रहता है उसके साथ साथ हम अपनी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जो बाहर जाता है, और ऑब्वियसली इससे एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता है ना। अदर चीज़ें भी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं, जैसे कि आपका कंबशन और बर्निंग। ये दो प्रोसेस हैं, कंबशन और बर्निंग, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती हैं कंबशन और बर्निंग बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हैं। किसकी प्रेजेंस में होती हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कंबशन होगा तो क्या निकलता है? हीट निकलता है और लाइट निकलती है, ठीक। हीट निकलता है और लाइट निकलती है, और इसमें प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, वो कंबशन करते हैं आपके किससे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे कि लकड़ी जल रही है ना, लकड़ी जल रही है, क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कारण जब ये जलता है तो हीट निकलती, गर्म होता है ना भाई, और लाइट भी निकलती है। जब पेड़ पौधे जलेंगे तो हीट भी निकलेगी और लाइट भी निकलेगी। आप एक बात और ध्यान रखो, फॉसिल फ्यूल जैसे कि आपकी गाड़ियों में चलने वाला जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल भी क्या करता है? पेट्रोल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर जलता है, दैट इज कंबशन, दैट इज कॉल्ड कंबशन। इसी को क्या बोलते हैं? कंबशन करते हैं। सो कंबशन इज द प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो चीज़ बर्न हो रही है, जल रही है, दैट इज कॉल्ड कंबशन और बर्निंग। एंड द बाय प्रोडक्ट इज, यानी कि और क्या निकलता है उसमें? तो हीट निकलता है और लाइट निकलती है भाई, हीट निकलता है और लाइट निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अतः प्रोडक्शन होता है, बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आपका फॉरेस्ट हो या फिर फ्यूल, दोनों ही बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंचाते हैं। उनको फिक्स करने का काम किसका है? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। इसके अलावा जो मरीन एनिमल्स होते हैं ये भी एज ए कार्बोनेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। देखो, ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं ये कहाँ जाते हैं? आपके वाटर में जाते हैं, ठीक है। सी वाटर में चले जाते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो डिज़ोल्व हो जाती है पानी में। तो पानी में डिज़ोल्व होती है तो बहुत से क्या कार्बोनेट्स बनते हैं। तो ये जो है आपका सी वाटर में है ना, तो अपने सेल वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एनिमल जो होते हैं बेसिकली वहाँ पे मरीन में, तो वो सब वहाँ पे इस तरीके से यूटिलाइजेशन इनका होता है। अगर आप बात करोगे यहाँ पे कि आखिरकार जो एयर है वो कैसे विंड बनाती है, ठीक, तो थोड़ा सा हमने एप्लीकेशन देखा कि क्या हो रहा है वहाँ पे बेसिकली, है ना। आपका एयर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो हर चीज़ हमने देख ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये विंड कैसे बनाती है ना, हवा चलती है ना। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, उसमें एक जार लेना, अंदर एक कैंडल लाइट दे के जला देना उसको, ठीक, और एक आप अगरबत्ती लेना, ठीक है, और जला हुआ होना चाहिए उसको। जैसे ही आप इसके ऊपर रखोगे इस तरीके से, तो क्या होगा पता है? ये जो आपका इसके पार्टिकल हैं, किसके? इंसेट स्टिक के, जो आपकी अगरबत्ती के जो पार्टिकल हैं जलने के कारण जो आ रहे हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। क्यों हो रहा है ये? इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से ये हीट कर रहा है, और देखो यहाँ तो हीट था ही जिसके कारण ये पार्टिकल निकल रहे हैं, बट जैसे पार्टिकल निकल रहे हैं तो उसको और हीट मिल रही है यहाँ से, तो हीट मिल रही है तो गर्म होके ऊपर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गर्म होने पर ये क्या हो रहे हैं? आपके हल्के होके ऊपर जा रहे हैं हीट एब्जॉर्व करके। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पार्टिकल जो है हीट एब्जॉर्व करके क्या होते हैं? ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो एयर जो है वो भी यही काम करती है, हीट होती है और ऊपर की तरफ जाती है, राइज अप, है ना। हीट लेगी और राइज अप, तो ये होगा बिल्कुल। तो यही से कॉन्सेप्ट आता है हमारे एयर मूवमेंट का, यानी कि विंड का। देखो, दो जगह हैं यहाँ पे, एक ये जगह है, ये है लैंड, और एक ये जगह है, ये है वाटर। इसके ऊपर है आपका एयर, इसके ऊपर है आपका एयर। इतनी बात क्लियर? क्या हुआ? ये है लैंड, ये है सी, इसके ऊपर एयर है, इसके ऊपर एयर है, ठीक, दोनों के ऊपर एयर है, ठीक। दो मैं ब्रेकेट कर देता हूँ समझने के लिए। अब दिन के समय पे सन आया भाई, इनने क्या करा कि अच्छे से रेज ही रेज निकाल दी, तो एयर जो है वो होने लग गई गर्म, ठीक है। एयर क्या होने लग गई? गर्म। तो अब क्या होगा? अब एयर गर्म हुई तो आप देखोगे कि जो यहाँ की एयर है, लैंड की एयर है, वो गेट हीटेड फास्टर, बहुत तेजी से गर्म हो जाएगी, ठीक। वही अगर मैं बात करूँगा यहाँ का,
सी का, तो सी का जो रहेगा, जो ऊपर एयर है, ये धीरे धीरे गर्म होगी। क्या होगी ये? धीरे धीरे गर्म। तो यहाँ का जो एरिया है, जैसे ही ये गर्म होगा, ये एयर तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी। इसको बोलेंगे एयर स्टार्ट राइजिंग। उस तेजी से यहाँ की एयर ऊपर नहीं जाएगी। जिस तेजी से ये एरिया जाएगी, भाई ये तो जल्दी गर्म होगी तो जल्दी ऊपर जाएगी, ये धीमे धीमे गर्म होगी तो धीरे धीरे ऊपर जाएगी। तो अब देखो, जब क्या होगा, जब एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे जो प्रेशर है ना भाई, एयर अगर चली गई तो यहाँ पे प्रेशर जो रहेगा वो कैसा रहेगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे जो एयर ऊपर जाएगी तो एयर के कारण जो यहाँ पे प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम। और ये बन जाएगा रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। आया समझ में? भाई यहाँ पे जो एयर थी वहाँ से जो प्रेशर बन रहा था वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर तो ऊपर चली गई, एयर कम हो गया तो प्रेशर भी क्या हो गया? कम। इतनी बात समझ में आ गई कि आखिरकार यहाँ पे लो प्रेशर क्यों बन रहा है, लो प्रेशर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएटेड हो रहा था एयर के थ्रू वो कम क्रिएट होगा क्योंकि एयर तेज़ी से ऊपर चली गई। तो इस रीज़न में एयर का प्रेशर है कम। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब आते हैं इस तरफ, सी की तरफ आ जाओ। सी की तरफ उतनी तेज़ी से एयर ऊपर नहीं जा रही है, तो कंपैरेटिवली क्या? कंपैरेटिवली यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो हाई होगा। किसके? एयर के, यहाँ के एयर के, लैंड के एयर के। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाई प्रेशर। इधर का प्रेशर है हाई, इधर का प्रेशर है लो। ठीक है, और एक तरफ हाई प्रेशर और एक तरफ लो प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो होगा क्या कि जो एयर है वो पता है क्या करेगी? मूव करने लग जाएगी हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। और जब हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगी तो इस मूवमेंट को ही हम बोलेंगे विंड। आ गया समझ में क्या होता है? ये समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर देख लो तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाए हो रहा है और फिर आखिरकार फाइनली क्या होगा। बट कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, एक बार बस ध्यान से देखो। अब यही चीज़ हम देखेंगे नाइट पे। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है कि आपका बेसिकली सिंपल सी चीज़ें देखो, जल्दी से बताओ। एयर जो है यहाँ की जल्दी गर्म होगी लैंड की और ऊपर चली जाएगी जिससे लो प्रेशर बन जाएगा। जहाँ पे पानी है वहाँ की जो एयर रहेगी वो धीरे धीरे गर्म होगी जिसके कारण तेज़ी से एयर जो है ऊपर नहीं जाएगी, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर बन जाएगा। फिर एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी जिसको बोलेंगे विंड। नाइट के समय में क्या होता है? देखो, नाइट के समय में आपका होगा क्या? अब यहाँ पे जो एयर है धीरे धीरे ठंडी होगी, धीरे धीरे क्या होगी? ठंडी। तो यहाँ पे ध्यान रखो, जो लैंड की जो एयर है वो क्या होगी? धीरे धीरे ठंडी होगी। लैंड की जो एयर रहेगी वो स्लो तरीके से ठंडी, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या होगा कि जो लैंड की वाटर मतलब लैंड है और उसका जो एयर है ना, और जो वाटर है उसमें जो एयर है, इसमें क्या होगा कि जो सी है, सी की तरफ का एरिया जो रहेगा वहाँ पे जो आपका एयर है वो क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा होगा। क्या होगा? ये धीरे धीरे ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? वाटर। क्या है यहाँ पे? वाटर। क्योंकि यहाँ पे वाटर है तो वाटर क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है ना। जबकि लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है और फिर ठंडी भी जल्दी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ से आता है कॉन्सेप्ट। क्या आता है कॉन्सेप्ट? यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि पानी धीरे धीरे ठंडी होगी तो ऊपर की जो एयर है वो भी धीरे धीरे क्या होगी? ठंडी होगी। और अगर धीरे ठंडी होगी तो इसका मतलब क्या रहेगा? वो रहेगा ज़्यादा हीट रहेगा उसमें। ठीक, जिसके कारण वो जल्दी क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक, कंपेरेटिवली किसके? कंपेरेटिवली इसके। क्यों? क्योंकि जब ये जल्दी एयर ठंडी होगी तो वो नीचे रह जाएगा एयर,
क्योंकि गर्म एयर ही क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है। गर्म एयर ही क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो नाइट के समय में क्या होता है, पानी के कारण जो पानी के ऊपर का जो आपका एक तरीके से जो एयर है वो स्लो तरीके से ठंडी होती है, जिसके कारण उसमें हीट रहता है और आसानी से वो क्या होगी, ऊपर चली जाएगी और बना लेगी लो प्रेशर जोन। और यहाँ पे क्योंकि वो तेज़ी से ठंडी हो जाएगी तो तेज़ी से एयर जो है ऊपर भी नहीं जाएगी, जिसके कारण वहाँ पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। और इस कारण से यहाँ पे देखो पानी है ना, सी वाटर में क्या पानी, तो पानी के कारण क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन रहा है और यहाँ पे एयर जो है वो ज़्यादा है, इसके कारण हाई प्रेशर जोन बन रहा है। तो एयर का मूवमेंट और डायरेक्शन हो जाएगा किसकी तरफ, आपके पानी की तरफ। तो एयर का डायरेक्शन समझ में आ गया। नाइट के समय में क्या होता है, नाइट के समय में लैंड से वाटर की तरफ, सी की तरफ जो है आपका एयर जाता है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, देखो पानी जो रहता है वो क्या होगा, जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा नहीं होता। तो पानी क्योंकि जल्दी ठंडा नहीं होगा, इसलिए जो एयर है वो भी जल्दी ठंडी नहीं होगी। जल्दी ठंडी नहीं होगी मतलब उसमें क्या रहेगा, हीट रहेगा, गर्म रहेगी। वो एयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब एयर गर्म रहेगी तो तेज़ी से ऊपर चली जाएगी और कैसा प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। लैंड में क्या होता है कि ये जो ज़मीन रहती है जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। तो जल्दी ठंडी हो जाएगी तो एयर जो रहेगा जल्दी से ऊपर नहीं जा पाएगा, जिसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा और यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। और हमारा जो एयर रहेगा हाई प्रेशर मतलब लैंड से, लो प्रेशर मतलब सी की तरफ मूव कर जाएगी। आ गया समझ में, एकदम क्लियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें विंड की, तो ऑल द मूवमेंट्स ऑफ एयर कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग। ये मूवमेंट क्यों हो पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हीटिंग कैसी है, अनइवन। अनइवन हीटिंग के कारण ही जो क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट हो पाता है आपके एयर का, है ना। तो कुछ फैक्टर हैं जैसे कि और भी कुछ अनइवन हीटिंग के अलावा, जैसे अभी मैंने यहाँ पे डे टाइम में बताया कि डे में क्या होता है, ठीक है, इस टाइप का मूवमेंट है आपका, सी से किस तरफ जा रहा है, लैंड की तरफ। और नाइट में भी ये डिस्कस किया हमने कि लैंड से किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है बेसिकली वाटर की तरफ, दैट मीन सी की तरफ, है ना। तो मूवमेंट जो है, इसके अलावा और भी फैक्टर है, जैसे कि अर्थ जो है रोटेट कर रही है, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिसके कारण विंड के मूवमेंट डिसाइडर्स होते हैं। माउंटेन है भाई, है ना, आपके माउंटेन जो है बहुत बड़े बड़े हैं, जो कि विंड को क्या करते हैं, विंड के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब बात करेंगे यहाँ पे हम रेन की, कि रेन में आखिरकार क्या होता है। रेन की अगर हम बात करते हैं तो वाटर बॉडीज़ जो होंगी वो क्या करेंगी, वो हीटेड होंगी, है ना। सन रेज जो है ये आएगा और जो पानी वगैरह है ये हीट करेंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, इवोपोरेशन। इसको क्या बोलेंगे, इवोपोरेशन। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा जो प्लांट हैं ये क्या करेंगे, वाटर लॉस करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएंगे। पता, ट्रांसपिरेशन एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। ट्रांसपिरेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी और इवोपरेशन के कारण जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, ऊपर, वेपर्स बन के, वाटर वेपर के फॉर्म में। और इसके बाद क्या होगा कि लार्ज अमाउंट में एयर, जो वाटर है वो एयर में आ जाएगी, है ना। इस तरीके से जो वाटर के पार्टिकल भाई किस में आ गए, एयर में। अब क्या होगा, जो एयर है वो भी हीट होती है, एयर खुद हीट होगी। अब ये पार्टिकल तो एयर में आ गए बट एयर जो है खुद हीट होगी, और हीट होने के बाद जो हॉट एयर जो रहेगी उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगी। सो हॉट एयर राइज अप कैरी द वाटर वेपर विथ इट। तो इस तरीके से वाटर वेपर एयर में आएंगे, एयर खुद हीट होगी तो एयर जो रहेगी वो वाटर वेपर को ऊपर लेके जाएगी। सो एज द रेज एयर राइज्ड इज एक्सपेंड एंड कूल। अब क्या होगा कि एयर ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सपेंड होगी, एयर दूर दूर जाएगी और कूल होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। ऊपर जाते जाते क्या होगी, ठंडी होगी। कूलिंग के कारण क्या होगा, वाटर वेपर कंडेंस हो जाएंगे। जब ये एयर जो है उसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर आपका कम होगा तो क्या होगा, कूल होंगे ये, है ना। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं इसको समझने के लिए। कूल होगा तो कूल होने के कारण क्या हो रहा है भाई, जो आपके वाटर मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे कम, तो कूल हो जाएगा। तो ये जाएंगे, देखो ये बादल बना लेंगे फिर, ठीक है।
सो फॉर्म द टीनी ड्रॉपलेट्स फैसिलिटेटेड बाय सम पार्टिकल। तो होगा क्या कि ये जो आपके पार्टिकल से कंडेंस होने लग जाएंगे, तो इनको किसी पार्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी, किसी जरूरत पड़ेगी पार्टिकल। जैसे सपोज करो ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल के जो डस्ट पार्टिकल हो सकता है, इस पार्टिकल के आसपास क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। देखो ये कैसा होता है, सपोज़ करो कि ये जो है हमारे वाटर ड्रॉप्स हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, टेम्परेचर यहाँ पे कम है, और यहाँ पे एक और चीज़ है ना, उसको बनाते हैं हम, ये है पार्टिकल। ये क्या है, पार्टिकल। तो जैसे ही इनको पार्टिकल मिलेगा ना, तो ये क्या करेंगे, सारे के सारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो पार्टिकल रहेगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरह काम करेगा, ठीक है। और उसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे, वही बैठ जाएंगे, ठीक। और ये क्यों, कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है। और क्या बना लेंगे, जैसे आसपास हो जाएंगे तो ड्रॉप बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ड्रॉप। देन ये ड्रॉप जो रहेगा, जब ये आपस में बन जाएगा तो और बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जैसे देखो बड़ा हो गया, और बड़ा होके क्या बड़ा हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। पास पास आ जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और हैवी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, फिर इतने बड़े हो जाएंगे कि हैवी हो जाएंगे, और वो फॉल डाउन हो जाएंगे रेन के फॉर्म में। तो देखो ये रेन के फॉर्म में यहाँ पे गिर गए। तो ये है हमारा रेन, ठीक। सो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ लो इनफ, मतलब टेम्परेचर एकदम इतना हो जाएगा कि अब है, अब नीचे आ जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। और भी दूसरे फॉर्म में होता है, देखो ऐसे ज़रूरी नहीं है। आप देखोगे ठंडी जगहों पे तो कहीं कहीं तो स्नो गिरता है ना, कहीं स्लीट गिरते हैं, और कहीं हेल, बड़े बड़े ओले भी तो गिरते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया रेन हमारा। अब अगर हम बात करते हैं, हमारे मैप को देखते हैं इंडिया के मैप में, तो इंडिया के मैप में आप डिफरेंट रीजन होंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्लाउड है, देखो यहाँ कितने क्लाउड है यहाँ पे इस रीजन में। देखो आप, एक मैप है, ये सैटेलाइट मैप है इंडिया का, जिसमें ऊपर से यहाँ पे लिया गया है। तो आप देख रहे हो जहाँ पे ज़्यादा ये वाइटिस आ रहा है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं, यहाँ पे समझ में आता है। तो अगर रेनफॉल की बात करें इंडिया में, तो बेसिकली विंड का जो पैटर्न होता है ना, वो डिसाइड करता है रेन, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम होगी। ये आपका विंड जहाँ से आ रहा है वहाँ का डिसाइड करेगा। अगर आप लार्ज पार्ट को देखोगे, तो जो आपका वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून होते हैं, है ना। अगर आप इस मैप को देखो, है ना, इस मैप में हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस बना देते हैं। तो ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट, यहाँ हो जाएगा आपका साउथ, और ये हो जाएगा नॉर्थ। तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ मैप देखते हैं, बिल्कुल, है ना। इस तरफ याद रखना ईस्ट है ना, जिस तरफ आगे हाथ इधर साइड से करके बैठे हैं वो है ईस्ट, फिर ये है वेस्ट, ये है साउथ, ये है नॉर्थ। तो आपकी जो मानसून की जो आपका जो एयर है वो किस तरफ से आता है, वो है आपका वेस्ट ईस्ट, वेस्ट डेट मीन्स ये, ठीक है। और मतलब वेस्ट की तरफ, और इसके अलावा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या है यहाँ पे, ये है नॉर्थ, और ये है ईस्ट। तो इस तरफ, मतलब इस तरफ से भी जो है आपकी एयर्स जो हैं वो आती है, ठीक है। यही डिसाइड करते हैं, यही क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। इसको डिसाइड करते हैं ये मॉनसून, दैट मीन्स आपके जो बारिश हो रही है उसको, है ना। इस तरफ से भी वेस्ट की तरफ से भी क्या आते हैं, एयर आएगी, जिसके कारण क्या होगा, वो मानसून लेके आएगा, बादल लेके आएगा, ठीक। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है इस तरफ वाला, वो भी क्या करता है, वो भी रेन कॉज करता है। तो अलग अलग पार्ट हैं। तो वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जो मानसून है उसके कारण क्या होता है आपका जो बेसिकली रेन है वो हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एयर पॉल्यूशन की। अब यहाँ पे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन भी तो होता है ना। तो एयर पॉल्यूशन का मतलब होगा इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर। जब एयर में हार्मफुल सब्सटेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, ये कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा फ्लोराइड, लेड, निकल, आर्सेनिक और डस्ट पार्टिकल भी तो है। ये सारे के सारे पार्टिकल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो बढ़ जाता है, सल्फर बढ़ जाता है। एसिड रेन होता है, इससे क्या होता है, एसिड रेन याद करेंगे अभी हम थोड़ी देर पहले, और मतलब थोड़ी देर बाद याद करेंगे एसिड रेन। भाई एसिड रेन भी तो होता है इसमें, ठीक। और इन सब को हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हैं, ये सब हैं पॉल्यूटेंट जो कि एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अगर हम बात करें तो जब फॉसिल फ्यूल जलाते हैं ना, तो हमको बहुत सारा अमाउंट में
नाइट्रोजन और सल्फ़र मिलता है। ठीक, इसके अलावा जब फ्यूल बर्न होते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सल्फ़र के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। और इसके अलावा जो आपके हाइड्रोकार्बन जलते हैं उसमें भी हमको क्या मिलता है? कार्बन मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपके कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन से बने हुए पार्टिकल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एसिड रेन, एसिड रेन किसके कारण होता है? एसिड रेन के पीछे का रीज़न कौन है? एसिड, यानी कि एसिड बनाने वाले। तो एसिड कौन बनाता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। आप इस चीज़ को याद रखिए, जो आपके सल्फ़र है, सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि सल्फ़र और ऑक्सीजन आपस में जब मिल जाते हैं, है ना, तो बनता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। जैसे मैंने एक SO2 बनाया है, तो ये जो है बेसिकली क्या है? ऑक्साइड्स हैं किसके? सल्फ़र के ऑक्साइड है। और इसके अलावा नाइट्रोजन की भी क्या बनते हैं? ऑक्साइड्स बनते हैं। तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत करते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बेकार होते हैं। और ये क्या करेंगे? पानी में घुल जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर में। कहाँ पे? ऊपर क्लाउड्स में। और फिर क्या कराएंगे? एसिड रेन। और क्या प्रोड्यूस करेंगे? एसिड रेन को। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, इनहेल ऑफ दीज गैस आर डेंजरस टू हेल्थ एंड दे ऑल्सो डिजॉल्व इन रेन टू गिव एसिड रेन। तो एसिड रेन क्यों होती है? इन्हीं के कारण तो होती है। एंड सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ द कार्बन कॉज स्मोग स्पेशली इन क्लाउड वेदर विच इज़ विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब देखो, ये जो रहते हैं ना आपके हाइड्रोकार्बन, ये क्या करते हैं कि ठंड के समय पे, कोल्ड समय पे स्मॉग जो पैदा करते हैं ना, तो स्मॉग एक्चुअल में पॉल्यूशन का ही इंडिकेशन है। और ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, हमारे लिए एलर्जी क्रिएट करते हैं, हमको कैंसर क्रिएट करवा देते हैं, और हार्ट डिसीज़ के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं, है ना। आया समझ में? बिल्कुल। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन आखिर पता कैसे करें कि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कैसे पता करोगे? आपके चारों तरफ अगर आप पता करना चाहो तो कैसे पता करोगे? तो एक है लाइकेन, है ना। लाइकेन जो होता है ना, जहाँ सल्फ़र ज़्यादा रहता है वहाँ पे लाइकेन नहीं उगते। ये लाइकेन एक वो है आपका फंगस और एल्गी। फंगस और एल्गी जो है ना, जब एक साथ मिलके एक चीज़ बनाता है, एक साथ मिलके, आप देखा होगा आपने, मैं आपको बताता हूँ इमेज, ये देखो, आपने देखा होगा ये, है ना। कहीं कहीं पे ऊपर देखना है हल्के हल्के आ जाते हैं, ये दीवालों पे आ जाते हैं कभी कभी, तो ये देखो ये आ जाते हैं। तो ये जो है ना, ये बेसिकली लाइकेन है। ये एल्गी और फंगस, ये दो चीज़ों के साथ जब एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड ग्रीन एल्गी। तो जब ये दोनों एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं लाइकेन। ये लाइकेन वहीं उगते हैं जहाँ पे अच्छा आपका एयर होगा। अगर ये कहीं उग रहे हैं ना, तो मतलब एयर बहुत ही साफ़ है उधर की। और अगर नहीं उग रहे हैं ना, तो समझ लो, अगर आप कहीं से लाओ और उगाने की कोशिश करो, नहीं उग रहे तो एयर ख़राब है, मतलब वहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये होगा। ठीक। एंड लाइकेन कैन कॉमनली फाउंड इन ग्रोइंग बाग्स, जो छाले होते हैं पेड़ के छालों में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपका ग्रीनिश वाइट क्रस्ट में मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। देखो, अगर ये इस तरीके से है ना, बिल्कुल मतलब लाइकेन जो है बिल्कुल ऐसा सही तरीके से उग ही नहीं रहे, तो उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है भाई, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना। और अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके की लीव्स हैं, तो आप मान के चलो मीडियम है। और अगर इसकर भी है ना, बिल्कुल सॉरी, शर्ब जैसे है ना, घास फूस जैसे उग रहे हैं, तो अरे फिर तो बहुत ही बढ़िया है। वहाँ पे आपका जो एक तरीके से जो एयर का पॉल्यूशन है वो बहुत ही कम है। तो बहुत ही कम जब रहता है तब ये ग्रो होते हैं इस तरीके से। तो लाइकेन बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है आपके आसपास का पता लगाने का कि कैसा वहाँ पे वेदर है ना, मतलब वेदर सॉरी, एयर की क्वालिटी कैसी है। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एसिड रेन का, कि एसिड रेन क्या होता है। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि फॉसिल फ्यूल जो जलाते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। और जब ये रिलीज़ होंगे तो ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे। जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये बनाएगा नाइट्रिक एसिड। तो भाई ये बहुत बेकार हैं, ये क्या करेंगे, ये जो गैसेस हैं ये डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर के साथ। और फिर ये देखो,
यहाँ से निकले ये SO2 और NO2 और ऊपर जाके मिल गए और नीचे गिला दिए। तो भाई जो एसिड है यहाँ पे सॉइल में, एसिड बढ़ जाएगा, और एसिड बढ़ गया तो प्लांट के लिए तो बड़ा ही खतरा हो गया भाई, है ना। प्लांट के लिए, हमारे पानी के पानी पीने में चला जाएगा, तो खतरनाक है। अब बात करेंगे यहाँ पे वाटर की। वाटर या वंडर लिक्विड। वाटर को हम वंडर लिक्विड बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे चारों तरफ ये मिलता है। सॉल्ट वाटर जो है वो 96.5% सॉल्ट वाटर पानी मिलेगा, और फ्रेश वाटर सिर्फ 3.5% मिलता है ना। और अगर आप देखोगे जो अच्छा पानी है, फ्रेश वाटर है, वो भी आइस के फॉर्म में मिलता है सबसे ज़्यादा, 68.7 अप्रॉक्स। 68.7 जो है वो कहाँ मिल रहा है, स्नो के फॉर्म में मिल रहा है। और जबकि ग्राउंड वाटर जो है वो कितना 30% है सिर्फ, वो भी किसका, वो भी 3.5% का। टोटल वाटर जो है उसमें से 95% कहाँ पर है, आपके समुद्रों में, और फिर बाकी का जो 3.5% है वो है एक्चुअल में। और उसमें से भी अधिकतर पानी किस में है, अच्छा पानी आइस में फॉर्म है, ठीक है। सो अगर हम देखें तो आप देखोगे कि इतना पानी होने के बावजूद भी हमको शॉर्टेज होती है, पीने के पानी की शॉर्टेज हो जाती है, पानी की कमी नहीं, पीने के पानी की कमी हो जाती है हमको, ठीक है। पानी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, पानी वाटर बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो वाटर के अंदर ही होती है, ठीक है। सो ऑल रिएक्शन दैट टेक प्लेस विद इन द आवर बॉडी within the cell occur between the substance that are dissolved in water। वाटर में जो डिज़ोल्व है, हमारी बॉडी में भी वाटर ही वाटर है, और उसी वाटर से क्या होता है, उसी वाटर के कारण तो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। सबस्टेंस आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी भाई ब्लड है, ब्लड में क्या है, वाटर है, ठीक। और इसीलिए वाटर बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म नीड टू मेंटेन द लाइफ ऑफ वाटर विद इन द बॉडीज़ इन ऑर्डर टू स्टे लाइव। जिंदा रहने के लिए, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, चीज़ें लेवल में करने के लिए हमको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। अगर हम टेरेस्ट्रियल लाइफ की बात करें, फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट में कहीं सॉल्ट आ गया तो वो हमारे लिए मुसीबत पड़ जाता है। तो हमको एक फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें सॉल्ट का कंडीशन भी सही तरीके से रहे। अगर हम बात करें तो जहाँ वाटर रहता है ना, वहाँ डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। आप देखना, जहाँ वाटर रहेगा वहाँ पे बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपका जो है वहाँ पे फ्लोरा रहेगा, फंडा रहेगा, दैट मीन्स बहुत सारे फूल रहेंगे, फ्लावर वाले प्लांट रहेंगे, आपके एनिमल रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे जहाँ पे पानी होता है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा पानी, मतलब द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बॉडी डिसाइड not only the number of individual of each species that are able to survive the particular area but also decide the diversity of their life there। मतलब डाइवर्सिटी को भी अगर डिसाइड करने की बात आती है तो आप देखोगे जहाँ पानी है, अच्छा पानी है, वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। सो वाटर एक मेजर रिसोर्स है हमारे लाइफ का, ठीक। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन की। अगर हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन जो है वो कंटामिनेशन है किसका, वाटर। मतलब वाटर पॉल्यूशन जो है उसमें जब अनवांटेड सब्सटेंस घुल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंटामिनेशन। जो हमको ज़रूरी नहीं है वो भी घुल गया उसमें, तो उसको वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर पॉल्यूशन फैक्ट्रीज़ के थ्रू होता है। वाटर जो होता है आपके जो फैक्ट्री से निकलने वाला, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मटेरियल डंप किए जाते हैं और कहाँ पहुँचा दिए जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में पहुँचा दिए जाते हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे पानी को क्या किया जाता है, बहुत सी जगहों पे फैक्ट्री में आपका वाटर फॉर कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो पानी गर्म रहता है, पानी क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो पानी जब गर्म करते हैं और गर्म पानी ही कहाँ पे पहुँचा देंगे, वाटर बॉडीज़ में, जो कि वाटर बॉडीज़ के टेम्परेचर को क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा। और टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा हुआ तो भाई वहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए भी तो मुसीबत बन जाएगी, है ना। तो समझना पड़ेगा ये कि इस तरीके से आप पानी को गर्म करके वाटर बॉडीज़ में नहीं डाल सकते, नहीं तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ के जहाँ ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो अफेक्ट करेंगे और फिर पूरी डाइवर्सिटी यहाँ पे ख़राब होगी। एग्रीकल्चर में बहुत सारे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जिसके कारण
वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, प्लांट की बॉडी को हार्म करते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हार्म करते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके अलावा जो सिटीज़ होते हैं वहाँ पे सीवेज वाटर आता है ना, और वो सीधे पानी जो है नदियों में बहाया जाएगा, तो उससे भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अगर हम बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या है। वाटर पॉल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस टू द वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडी में जो हम कुछ भी मिलाते हैं दैट इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। जैसे कि पेस्टिसाइड मिला देंगे ना, इसके अलावा मरकरी आ जाएगा उसमें, सॉल्ट ऐड हो जाएगा उसमें, है ना। सॉल्ट और मरकरी पता है ये कहाँ, मतलब सॉल्ट की बात करें या मरकरी की बात करें, ये पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जो बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है और पानी में मिला दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि क्लोरोला, जो डिसीज़ है बच्चों में हो जाता है, तो उसके पीछे जो है वो पॉल्यूशन है भाई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं वो भी मिल जाते हैं इससे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं पानी में आने के कारण क्या करती हैं, उसको पॉल्यूट करती हैं। इसके अलावा अगर जो चीज़ ज़रूरी है, डिज़ायरेबल सब्सटेंस है, उसको भी निकालना एक वाटर पॉल्यूशन के अंदर ही आएगा। भाई ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं वाटर बॉडीज़ के लिए, उसको निकाल दोगे ना तो भी क्या हो जाएगा, ये पॉल्यूशन के अंदर ही आएगा। जैसे ऑक्सीजन, वाटर के अंदर पता है ना आपको, वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है, जब भी तो अंदर जो मछलियां हैं भाई कैसे जिंदा है वो, अंदर एक बढ़िया सी मछली बनाते हैं। यहाँ पे देखो ये मछली, आखिरकार ये मछली जल की रानी है, ये क्यों जिंदा है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ पे है ये ऑक्सीजन, पानी में। तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जब उसको आप गर्म करोगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगी, तो इसलिए ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया था पानी को गर्म नहीं करो, अब पानी को गर्म करोगे फैक्ट्री के थ्रू, अब पानी मिला दोगे तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो निकल जाएगी। तो कौन जिम्मेदार होगा इसका, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने का जिम्मेदार कौन है, यही होंगे जो सही तरीके से इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सो डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय द एनिमल एंड प्लांट लिव इन द वाटर। वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल और प्लांट जो रहते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। एंड दे एनी चेंज दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वुड बी एडवर्सली इफेक्ट ऑन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं टेम्परेचर चेंज में, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर यूज टू सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। भाई उनके भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से अपनी बॉडी को मेंटेन कर रखते हैं वहाँ पे, मतलब उनकी बॉडी जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अच्छा ग्रोथ करेगी। अगर उसमें चेंज करोगे तो उनकी ब्रीडिंग पैटर्न में अफेक्ट आ जाएगा, मतलब वो सही तरीके से क्या नहीं कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ जाता है, वाटर पॉल्यूशन। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सॉइल की, ठीक है। वाटर की बात कर ली, एयर की बात कर ली, अब हम आएंगे स्टार्ट करेंगे सॉइल के बारे में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिनरल्स की, है ना, तो कहाँ मिलेंगे आपको, सॉइल में मिलेगा। तो सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो अर्थ की होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्ट, है ना। स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि जो अर्थ है उसकी आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, क्रिस्ट बोलेंगे। तो सॉइल क्या है यहाँ पे, सॉइल की बात कर रहे हैं तो सॉइल इज द मटेरियल कंपोज्ड ऑफ 5 इंग्रेडिएंट लाइक मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, गैस एंड वाटर ऑल्सो। तो सॉइल जो होता है इसमें वाटर जो रहता है वेपर के फॉर्म में रहता है आपका बेसिकली, है ना, अलग अलग फॉर्म में। और पानी देखोगे तो आप अलग अलग फॉर्म में सॉइल में मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो सॉइल में अवेलेबल वाटर भी रहता है और कुछ ऐसा वाटर रहता है जो बहुत अंदर चला जाता है, जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो सॉइल को अगर आप डिफाइन करोगे, सॉइल को डेफिनेशन दोगे तो क्या बोलोगे, सॉइल इज द मटेरियल कंपोज्ड ऑफ 5 इंग्रेडिएंट्स लाइक मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, गैस एंड वाटर। इससे मिलकर बनता है सॉइल। सॉइल को हम क्ले, स्लिट और सैंड में डिवाइड करते हैं। जब भी आप बोलोगे कि सॉइल के कितने टाइप होते हैं, कितनी क्लासेस होती हैं, तो हम बोल सकते हैं उनके साइज़ के बिहाफ पे क्ले, स्लिट और सैंड होता है। सैंड के पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, स्लिट के पार्टिकल उससे छोटे होते हैं और बहुत ही बारीक पार्टिकल होते हैं क्ले के, है ना। क्ले के जो है वो आप देखोगे घड़े वगैरह बन जाते हैं, है ना, पानी में मिला के वो लोग घड़े बना लिए, क्ले से बनता है वो। तो क्ले के पार्टिकल छोटे होते हैं, स्लिट के उससे बड़े और फिर सैंड के सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। सो ये क्या करता है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉइल। इट प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एनिमल को ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। तो क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये कैसे बना, सॉइल कैसे बना। तो बहुत लंबे टाइम तक बना है, ये ऐसे नहीं बना तुरंत, लॉन्ग टाइम लगा है सॉइल को बनने में। तो जो रॉक थी पहले, है ना,
वो कंटिन्यूसली टूटती गई, किसके थ्रू, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस हुए बहुत सारे, तो बड़े बड़े जो पत्थर थे वो टूटने लग गए, ठीक है, और बहुत ही छोटे पार्टिकल उन्होंने बनाए, मतलब लंबा टाइम गया है सॉइल को बनने में। और सॉइल को बनाने वाले फैक्टर थे सबसे पहले तो सन। सन जो है वो क्या करता है, हीट करता है, जैसा मैंने बताया था। तो जैसे जैसे हीट करेगा तो जो आपका स्टोन है ना, जो पत्थर है, जो रॉक है, वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्व करेगा, और तेज़ी से हीट जो ऑब्जर्व करेगा, फिर ठंडा होगा, फिर गर्म होगा, फिर ठंडा होगा, फिर गर्म होगा, तो वो बार बार एक्सपांड होगा और बार बार कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, एक्सपांड। तो ये एक्सपांड भी हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके कारण वो कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक। और बार बार एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, क्रैक पड़ जाएगा उसमें। सो वी कैन से दैट सन हीट अप रॉक ड्यूरिंग द डे दैट दे एक्सपांड, एंड एट नाइट दीज रॉक कूल डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट। भाई जब रात का समय होगा तो टेम्परेचर कम रहेगा तो कूल हो जाएगा, दिन के समय में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो एक्सपांड हो जाएगा। तो ऑल पार्ट ऑफ द रॉक डू नॉट एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम रेट। अब पत्थर का ये हिस्सा जो है ज़्यादा एक्सपांड हो गया, सपोज करो, ये हिस्सा जो है कम एक्सपांड किया, कुछ हिस्सा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कुछ हिस्सा कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो बीच में क्या जाएगा, दरार, क्रैक। सो रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक एंड इमीडिएटली दैट ह्यूज रॉक ब्रेक अप इनटू द स्मॉलर पीसेस। देखो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, एक्सपांड का मतलब होता है फैल जाना। भाई कोई चीज़ बार बार फैलेगी, फिर सिकुड़ेगी, फिर फैलेगी, फिर सिकुड़ेगी, ऑब्वियसली क्रैक पड़ जाएगा उसमें, ठीक है। चलो, सन की हम बात करेंगे, फिर वाटर की। अब जो क्रैक पड़ा है ना, उसमें ये वाटर घुस जाएगा। सो वाटर कुड गेट इनटू द क्रैक्स, क्रैक्स के अंदर वाटर चला जाएगा, एंड फॉर्म अनइवन, है ना, और अनइवन हीटिंग होगी सन के थ्रू, ठीक। और इसके अलावा सपोज करो जल्दी ठंडा पड़ गया, पानी जला गया और एकदम से ठंडा पड़ गया, तो फ्रीज हो जाएगा वो। तो फ्रीज हो जाएगा तो पानी जो है वो एकदम सॉलिड पीस में आ जाएगा, फिर गर्म होगा तो फिर पानी वहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो क्रैक है वो बड़ा होता चला जाएगा, ठीक। अब जब ये बड़ा होता चला जाएगा तो क्या, आपका जो क्रैक है वो जो एकदम क्या होने लग जाएगा, ख़राब, मतलब क्रैक जो रहेगा और ज़्यादा क्रैक पड़ने लगेंगे। इसके अलावा वाटर बहुत तेज़ी से मूव भी करता है, तो बड़े बड़े पत्थरों को लेके जाता है वो, और बड़े बड़े पत्थरों को एकदम इधर से उधर लेके जा रहा तो तोड़ सा जाएगा भाई, है ना। तो स्मॉल पार्टिकल में वो क्या होंगे, टूटते चले जाएंगे, है ना। देन दीज रॉक रब अगेंस्ट द अदर रॉक, जब वो आगे जाएंगे तो दूसरे रॉक को रब भी करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, और स्मॉलर पार्टिकल में ये टूटते जाएंगे। The water then take these particles along with it and depend it further down its path. Soil is thus found in places far away from its parent rock. और एक और चीज़, अब होता क्या है कि जब ये पानी इनको बहा के लेके जाता है तो जहाँ पे तो ये बन रहे होते हैं वहाँ से टूट के कहीं और चले जाते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपके पेरेंट रॉक है जहाँ पे बन रहा है ना, वहाँ से जो पत्थर हैं वो आगे की तरफ भी जा रहे हैं, तो पत्थरों का भी मूवमेंट हो जाता है यहाँ पे वाटर के कारण, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे वो रॉक भी आ जाती है जो वहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो पानी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। चलो, अब बात करेंगे नेक्स्ट है हमारा विंड। विंड भी क्या करता है, विंड कैरी सैंड फ्रॉम द अदर प्लेसेस, मतलब एक प्लेस से, वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से एक दूसरी प्लेस तक विंड जो है वो छोटे पार्टिकल मतलब सैंड को लेके जाता है। तो ये भी एक डाइवर्सिटी पैदा कर रहा है ना, ठीक। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे लाइकेन की बात हमने की थी, तो लाइकेन भी क्या होता है, वो भी ग्रो हो जाता है वो रॉक पे, और जब वो ग्रो होगा तो क्या करेगा भाई, जड़ें हैं वो नीचे लेके जाएगा। सो वाइल ग्रोइंग द रिलीज सर्टेन सब्सटेंस, ये जो लाइकेन्स हैं ये क्या करेंगे, जब ग्रो होंगे तो कुछ सब्सटेंस रॉक में छोड़ेंगे, और फिर उसके कारण क्या होगा, वो पाउडर डाउन एंड फॉर्म द थिन लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल की पतली लेयर वहाँ पे बनेगी। इसके अलावा मॉस जो हैं वो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, वो भी ग्रो हो जाते हैं उसमें, और ये क्या करते हैं, सरफेस पे ग्रो हो जाते हैं और उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। उसकी रूट वगैरह जो रहती है ना उसमें अंदर जाती रहती है। बड़े पेड़, बिग ट्री क्या करेंगे, जो रूट रहेगी उनकी, वो बिग ट्री की, वो क्रैक्स बनाने लग जाएंगे उसके, है ना। वो पत्थरों के उधर से अगल बगल से जो है जो क्रैक्स रहेंगे उसमें ग्रो होने लग जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, उस क्रैक को और ज़्यादा बड़ा कर देंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और विंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे पॉइंट देखे। अब हम बात करेंगे सॉइल के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में।
सॉइल के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला है ह्यूमस। व्हाट इज़ ह्यूमस? ह्यूमस इज डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है भाई, ये क्या भला है? डीके मतलब क्या? डीके मतलब टूटा हुआ, टूटा हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या? मतलब जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, है ना। ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वहाँ पे बनते हैं वो, तो डीकेड बोलते हैं उसको। डीकेड, टूटा हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे पत्ते झड़ जाएंगे तो पत्ते झड़ने के बाद क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? डीकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डीकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके सॉइल में प्रेजेंट होंगे उसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। तो ह्यूमस बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिक मैटर से ही बनता है। आया इस बात समझ में? ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज द डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो सॉइल के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो ह्यूमस जहाँ रहता है ना, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा, ठीक। तो बेसिकली क्या करता है, ये सॉइल के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। बिकॉज इट कॉज द सॉइल बिकम मोर पोरस। जहाँ ह्यूमस रहेगा उसकी पोरोसिटी ज़्यादा रहेगी, और उस पोर में, पोर मतलब क्या? छोटे छोटे होल्स जो हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं पोरस। तो पोर्स हो जाएंगे तो उस पोर्स में, होल्स में वाटर जो है चला जाएगा, और इसके अलावा वाटर जब बरसात होगी तो वो चले जाएंगे, और एयर भी वहाँ पे जाती है, एयर भी वहाँ पे पेनिट्रेट करती है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। तो ह्यूमस में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ह्यूमस एक्चुअल में स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है उसके। सो द मिनरल न्यूट्रिएंट दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर सॉइल डिपेंड ऑन द रॉक इट वाज फॉर्म्ड। इसके अलावा देखो ह्यूमस का मैंने ही बता दिया व्हाट इज ह्यूमस। ह्यूमस का बहुत ही क्लियर कट है। ह्यूमस बेसिकली डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उसको, वो सॉइल में प्रेजेंट रहती है। तो जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे, जिसके कारण उसका टेक्सचर, और इसके अलावा ह्यूमस रहेगा तो पोरस बनाएगा उसको, पोरस बनाएगा तो उसमें वाटर भी कैच हो जाएगा, और आपका एयर भी कैच होगा, जो कि बेसिकली किसके काम आएगा? प्लांट के, ठीक। सो द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड, मतलब आप देखोगे कि जो रॉक होगी ना, उसके जो मिनरल्स होंगे वही एक्चुअल में मिलेंगे उसमें जब उसकी सॉइल बनेगी तो, ठीक। तो रॉक में जो पेरेंट रॉक होता है उसमें ये मिनरल्स होना बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे देखो, सपोज करो कि हमारे यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। अर्थ में जैसे इंडिया है, इंडिया में देखोगे तो इंडिया के जो रीजन है वहाँ पे जो नीचे रॉक होगी, वो रॉक जब टूटेगी तो आपका सॉइल बनेगा। तो रॉक पे डिपेंड करता है, रॉक में जो मिनरल्स होंगे वही मिनरल्स एक्चुअल में आपको फिर कहाँ मिलेंगे? सरफेस पे मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे रॉक पे डिपेंड करता है ये कि कौन सी जगह पे क्या किस टाइप के मिनरल्स हैं। अब हम बात करेंगे एक और टर्मिनोलॉजी को जिसको बोलते हैं टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या होता है? टॉप सॉइल मतलब सबसे ऊपर मिलने वाली, यानी कि टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन ह्यूमस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन टू द सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। टॉप सॉइल हम किसको बोलते हैं? टॉप सॉइल बेसिकली टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसमें ह्यूमस मिलता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है ना। सॉइल के अलावा क्या बोलेंगे उसको हम? टॉप मोस्ट या फिर टॉप सॉइल बोलेंगे। सो द क्वालिटी ऑफ टॉप सॉइल इज डिसाइडेड बाय द डाइवर्सिटी इन द एरिया। टॉप सॉइल की जो क्वालिटी है, यार उसमें कितना ह्यूमस है, किसका उसका स्ट्रक्चर है, वो डिसाइड करती है कि वहाँ पे कितने ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर सैंड की बात करें तो वहाँ पे आप देखोगे कि टॉप सॉइल अलग है, अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है। हमारे यहाँ पे देखेंगे जैसे आप देखोगे मध्य प्रदेश, या फिर आप जाओगे यूपी बिहार इस तरफ जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप के डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। वाई? बिकॉज ऑफ द टॉप सॉइल। कैसी टॉप सॉइल है वहाँ की, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे इसके पॉल्यूशन के बारे में कि आखिरकार इसका जो पॉल्यूशन होता है कितनी प्रॉब्लम करता है, ठीक है। सो the removal of useful component from the soil and addition of the other substance, this is called soil pollution। सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो जो सॉइल के यूज़फुल कंपोनेंट को आप या तो निकाल दो, या फिर उसमें ऐसे सब्सटेंस ऐड कर दो जो हमारे लिए क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जो डाइवर्सिटी को कम करते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सॉइल पोल्यूशन आखिरकार क्या है। तो यहाँ पे ये बात हो गई कि आखिरकार सॉइल पोल्यूशन किसको बोलते हैं, है ना। सो द मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस एंड सॉइल पोल्यूशन, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न फार्म प्रैक्टिस जो होता है और सॉइल पोल्यूशन का क्या रिलेशनशिप है। चलो देखो,
अगर हम बात करते हैं यूज़ ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र, बड़े बड़े फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़? इसलिए करते हैं ताकि पेस्ट जो है ज़्यादा नहीं आ पाए, न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई सेम टाइम पे ये सॉइल को नुकसान भी पहुँचाते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, सॉइल के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहाँ पे जो हमारे फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे, हमको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड, उनको भी क्या करते हैं, वो उनको भी नुकसान पहुँचा देते हैं। ठीक, तो जो हमारे फार्मिंग सिस्टम है उसमें जो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, उससे सॉइल को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है। बट ये लॉन्ग टर्म का नुकसान है ना। हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किल हो जाते हैं, आपके जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। और बहुत इम्पोर्टेंट, अर्थवॉर्म्स जो टेक्सचर देते हैं सॉइल को, अर्थवॉर्म्स वो भी ख़त्म होते हैं, और ह्यूमस जो होता है वो भी कम होता है। क्यों? क्योंकि भाई यही तो ह्यूमस बनाएंगे। ठीक, तो इस कुल मिला के बोले तो फर्टाइल सॉइल कैन क्विकली टर्न इनटू बरेन, दैट मीन्स बंजर ज़मीन बनने लग जाती है। ठीक है, तो जो पहला सॉइल पोल्यूशन का जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, जिसके कारण कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे फार्मिंग सिस्टम को अपग्रेड ना करने के कारण। अगर हम अपने फार्मिंग सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये सॉइल पोल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको समझना कि कैसे जो है हम सॉइल के इस चीज़ को ओवरटेक कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी जिसको यूज़ करते हैं हम लोग। चलो, तो ये बात तो समझ में आ गई कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो रहते हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे सॉइल को। ओके, चलो अब हम देखेंगे यहाँ पे दूसरी चीज़ें, जैसे कि सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का क्या मतलब है, पहले वो समझते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो आपके ऊपर की जो सॉइल है, टॉप सॉइल, वो क्या उड़ जाती है वहाँ से, है ना। तो इसके कारण क्या होता है, जो आपके जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वहाँ उसके साथ ही उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि ऊपर की टॉप सॉइल जो है किसी कारण से निकल जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब भैया कोई चीज़ यहाँ है वो आगे चली गई, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल बाय रेन, विंड, ह्यूमन एक्टिविटी। या तो वो रेन हो, विंड हो या ह्यूमन एक्टिविटी हो, जिसके कारण ऊपर की जो सॉइल है वो उड़ गई, वहाँ से हट गई वहाँ से, तो उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। उसको कंप्लीट सेंटेंस बताता हूँ मैं आपका कि इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल बाय रेन, विंड एंड ह्यूमस एक्टिविटी एंड रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। सही तरीके से एग्रीकल्चर नहीं होने के कारण ये चीज़ होती है, और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। इसको हम सॉइल डिग्रेडेशन का भी फॉर्म बोल सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक, सॉइल इरोज होना ना, टॉप सॉइल निकल जाना, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे जो क्वालिटी है सॉइल की वो ख़राब होगी। ठीक, चलो अगर इसको कॉजेज़ देखें तो क्यों होता है, तो भाई सबसे पहला है डिफॉरेस्ट्रेशन, पेड़ों की कटाई। आजकल जो जंगल होते हैं ना, फॉरेस्ट होते हैं ना, उसको काटे जा रहे हैं, उनको लगता है यार कि कोई यूज़ नहीं है इसका, है ना। बट अब आपको पता चल गया कि भाई कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ है, क्योंकि जब वहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं तो वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होता, वहाँ की डाइवर्सिटी बनी हुई रहती है। अगर पेड़ पौधे काटोगे तो वहाँ की जो टॉप सॉइल होगी वो चली जाएगी, और फिर वो ज़मीन बंजरता की ओर जाने लग जाएगी। सो डिफॉरेस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है सॉइल इरोजन का। इसके अलावा है ओवर ग्राजिंग। अब होता है, इसको बोलते हैं कि आप इसको चलाते हैं भैंस चराना, है ना, या फिर गाय बकरी चला रहे हैं, गाय बकरी चरा रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं, ये जो है इसको बोलते हैं ग्राजिंग। तो अब एक पर्टिकुलर रीज़न पे अगर ज़्यादा ओवर ग्राज हो जाए, मतलब ग्राजिंग तो ठीक है बट ज़्यादा हो जाए, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ का जो घास रहेगी ना वहाँ से निकल जाएगी, और घास निकल गई तो भाई वो मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ है ना, तो मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ, पकड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो वहाँ से निकल जाएगा। अगर हम बात करें कि हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेसिव ग्राजिंग को रोक दो, डिफॉरेस्टेशन मत करो, ट्री और प्लांट अच्छे से लगाओ, है ना, और मल्च, दैट मीन्स ऊपर कुछ लेयर लगाओ। जैसे भाई एग्रीकल्चर मेथड में है ये मल्च, इसमें क्या करते हैं हम मिट्टी के ऊपर, मिट्टी जो एग्रीकल्चर होती है खाली नहीं छोड़ते, उसके ऊपर कुछ ना कुछ रख देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्च। तो मल्च करेंगे जिसके कारण एरोजन जो है कम होता है। कहाँ पे? स्लोप्स में।
जहाँ पे हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे सपोज करो काटाई कर दी है तो वहाँ से पानी बहता हुआ नीचे आता है, तो उसका जो सॉइल है वो भी बहता हुआ नीचे आ जाता है, तो उसको मल्च कर दो, किसी चीज़ से उसको कवर कर दो, तो क्या होगा, वो नीचे उतनी तेज़ी से नहीं आएगा। चलो, ये हो गया हमारी कुछ टेक्निक्स। हम तीनों के बारे में हम देख चुके हैं कि सॉइल क्या है, वाटर क्या है, विंड क्या है, तीनों कैसे काम करती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, सब स्टडी कर चुके हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे साइकिल में, जिसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल साइकिल। तो ये होता क्या है, पहले देखो, द फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग एंड बैक टू द नॉन लिविंग इज कॉल्ड साइकिल ऑफ द सब्सटेंस। मतलब सपोज करो एक कोई कंपोनेंट है ए, वो गया, वो कैसा है, नॉन लिविंग है, वो किसके अंदर चला गया, लिविंग में चला गया, और फिर वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया, तो ये क्या हो गया, एक साइकिल। क्या बन गया, एक साइकिल। तो इसी को बोलते हैं हम आपका बायोकेमिकल साइकिल। तो कोई कंपोनेंट है जो नॉन लिविंग है, वहाँ से वो लिविंग में जा रहा है और फिर वापस से नॉन लिविंग में आ गया, दैट इज़ कॉल्ड साइकिलिंग ऑफ द सब्सटेंस। तो ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, सल्फर, वाटर इन द बायोस्फीयर इज, है ना, बायोस्फीयर में ये सब चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, एक साइकिल में चलती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल। चलो अब थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे होता है। ये एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। तो सॉइल और वाटर, एयर, ये एबायोटिक कंपोनेंट है, और बायोटिक कंपोनेंट में ये है आपके क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर साइकिल का, कि वाटर साइकिल क्या होता है। देखो ये है डायग्राम, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया डायग्राम, एक ही डायग्राम में सारे के सारे आपके चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखो चलो सबसे पहले देख लेते हैं। द whole process in which water evaporate and fall on the land as rain and later flow back into the sea via rivers is known as the water cycle। देखो वाटर साइकिल बहुत ही सिंपल चीज़। वाटर साइकिल में होता क्या है कि वाटर बॉडीज जो होती हैं वो एवोपरेट कर जाती हैं और ऊपर जाती हैं, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर वापस आ जाती हैं। चलो देखो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस हैं, इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो सबसे पहला है वाटर सरफेस, जो आपका पानी होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एवोपरेशन। तो एवोपरेशन के थ्रू क्या होगा, पानी ऊपर जाएगा, ठीक। उसी तरीके से जो आपके प्लांट हैं उसमें होगा ट्रांसपीरेशन, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे। और तीसरा होगा रेस्पिरेशन, जिसके थ्रू वाटर जो रहेगा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे तीन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो रेस्पिरेशन और ट्रांसपीरेशन होता है, जिसमें वाटर जो है वो कहाँ जाएगा, आपके ऊपर की तरफ, एटमॉस्फेयर में। तो रेस्पिरेशन होता है आपका किसमें, एनिमल्स में हो जाएगा रेस्पिरेशन, एंड ट्रांसपीरेशन भी होता है उसमें, रेस्पिरेशन इसमें भी होता है, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होगा, इसमें भी रेस्पिरेशन होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ऊपर जाएगा वो, ठीक है। तो रेस्पिरेशन और ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल जाते हैं ऊपर और वेपर में बन जाते हैं ना, क्योंकि। और इसके अलावा जो एवोपरेशन होता है, वाटर सरफेस वाटर है वो भी एवोपरेट होकर ऊपर जाएगा। देन अब क्या होगा, ऊपर होगा कंडेंसेशन। क्या होगा, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन होके रेन या स्नो के फॉर्म में वो नीचे आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ऑल अबाउट वाटर साइकिल। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो रहता है वो इसी साइकिल में आगे जाता है। बट एक इंफॉर्मेशन दे दूँ आपको कि नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। कितना, 78%। 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। और नाइट्रोजन को अगर आप यूज़ देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, क्योंकि वो हमारे जो मॉलिक्यूल हैं, हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि प्रोटीन हमारी बॉडी में बनता है, डीएनए हमारी बॉडी में बनता है, आरएनए हमारी बॉडी में बनता है, विटामिन हमारी बॉडी में बनता है। तो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, विटामिन, इन सबको बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो डीएनए, आरएनए, विटामिन और प्रोटीन, इनको बनाने के लिए किसी जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। तो हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का ये। तो और नाइट्रोजन साइकिल से ही हमको वो नाइट्रोजन जो है हमको मिल पाती है। चलो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली, कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन रहता है वो प्लांट जो रहेंगे वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्लांट यूज़ करके क्या करेंगे, अपना बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि प्रोटीन्स वगैरह बनाएंगे।
तो ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है ये? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को प्लांट को अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, प्लांट को अवेलेबल करवाएंगे। कौन कौन सा फॉर्म में? NO2 के फॉर्म में, ठीक है, देन अमोनिया के फॉर्म में। ये क्या करेंगे? आपका प्रोवाइड कराएंगे किसको? प्लांट को। इसके अलावा इसमें एक प्रोसेस होती है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने की, जिसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रिफिकेशन होगा और क्या बन जाएगा? नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रेट बना लेगा ये। और इसके अलावा जो एनिमल होते हैं और प्लांट होते हैं, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद इनमें एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में जो नाइट्रोजन रहता है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोजन का जो कंपोनेंट रहेगा वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा, फिर अमोनिया से ये नाइट्रेट बन सकता है, और नाइट्राइट बनेगा, और नाइट्राइट से ये नाइट्रेट भी बन सकता है। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है, और फिर डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू क्या होता है? एटमॉस्फेयर में वापस से नाइट्रोजन आ जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन में वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सिंपल नाइट्रोजन। तो जो आपके कॉम्प्लेक्स नाइट्रेट्स होते हैं वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू, और अमोनिफिकेशन में नाइट्रोजन अमोनिया में बनता है ना, और अमोनिया टूट के नाइट्राइट बनाता है, नाइट्राइट टूट के नाइट्रेट बनाता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में नाइट्रेट बनता है ना। नाइट्रोजन जब नाइट्रेट बनाता है तो उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। जब नाइट्रेट जो है नॉर्मल आपका नाइट्रोजन बना देगा उसको बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, तो इस तरीके से जो साइकिल है वो वापस से ऊपर चली जाती है, मतलब सभी को मिल जाती है, फिर वापस से नीचे आती है। ठीक है, चलो, और इसमें यूज़ होते हैं ग्रीन प्लांट और हम। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि आखिरकार ये प्रोटोप्लाज्म क्या है। यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म ग्रीन प्लांट और प्रोटोप्लाज्म एनिमल प्लांट। तो एक्चुअल में होता क्या है कि आपके सेल के अंदर का जो कंपोनेंट होता है इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। हमारी बॉडी और प्लांट की बॉडी, एनिमल की बॉडी किससे बनती है? सेल से। सेल के अंदर के कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में ये नाइट्रोजन जो है यूज होता है। इज दैट क्लियर? नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में आपको याद रखना है नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन जो रहता है वो अमोनिफिकेशन के थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और नाइट्रेट डीनाइट्रिफिकेशन करके नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट साइकिल में। नेक्स्ट साइकिल है हमारा कार्बन साइकिल। अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो है वो वेरियस अलग अलग फॉर्म में मिलता है अर्थ में, और ये आपका डायमंड और ग्रेफाइड ही मिलता है। डायमंड और ग्रेफाइड की बात करें तो वहाँ पे भी आपको कार्बन मिल जाएगा, हाई कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे उससे कोल भी बनता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बनते हैं, है ना, ये प्लांट से। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहता है कार्बन ने जो बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज बना है उसको कौन यूज़ करेगा? एनिमल यूज़ करेगा। और एनिमल भी जब दब जाते हैं तो पेट्रोलियम बनाते हैं, और इनऑर्गेनिक कार्बोनेट सेल भी ये बनाते हैं अपने ऊपर लेयर में। और जब ये डेथ हो जाते हैं तो ये क्या मतलब क्या होता है? इनका डिकम्पोजिशन होता है और इनके अंदर रेस्पिरेशन भी होता है, इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ पे आ जाती है? एटमॉस्फेयर में आ जाती है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर बॉडी में अगर चली जाती है तो ये कार्बोनेट्स बना लेता है, और कार्बोनेट से फिर क्या बनती है? लाइमस्टोन्स बनती हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी अर्थ में आती है और फिर वापस से साइकिल होकर बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये तो जो साइकिल्स हैं इसके थ्रू वापस भी तो बन रही है, तो ख़त्म क्यों हो जा रहा है? क्योंकि इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए। चलो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, जो कि बेसिकली कार्बन कंटेंट के कारण होती है। ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्रीन हाउस का मतलब होता है कि जो गैसेज होती हैं ना, ये क्या करती हैं? गर्म हो जाती हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ये गर्म हो जाएगा। अब सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर क्या है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पे लाइट आई तो ये क्या हो गई? गर्म, वार्म हो जाएगी। और वार्म होने के कारण क्या होगा? ये जल्दी क्या नहीं करेंगे? हीट को बाहर नहीं जाने देंगे।
जिसके कारण यहाँ का जो एरिया रहेगा वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस वार्म। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कीप द अर्थ वार्म, है ना, मच लाइक द ग्लास विच कीप द ग्रीन हाउस वार्म। ठीक, अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को जनरेट कर रही है। समझ में आ गया क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत ही सिंपली मीनिंग है, मैं आपको बताता हूँ फिर से, कि जब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जब इसमें हीट यानी लाइट पड़ती है तो ये क्या करती है, लाइट को पकड़ के रख लेती है, कैच करके रखती है और जल्दी ठंडी नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा जगह पे, एक जगह पे, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। सो इसके कारण क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी जगह पे ज़्यादा है तो वहाँ पे गर्म भी ज़्यादा होगा, है ना, इंटेंसिफाइज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर के बढ़ने को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रीन हाउस गैस। क्यों बोल रहे हैं ग्रीन हाउस गैस? क्योंकि ये क्या करता है, ट्रैप कर लेती है एनर्जी को। एनर्जी को भैया ट्रैप कर लेगी, जाने नहीं देगी आसानी से। ठीक, सो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा वहाँ पे तो उसको बोलेंगे ग्रीन हाउस, है ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। एंड इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अगर सपोज करो कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है बहुत ज़्यादा हाई भी चला जाता है ना, तो और एवरेज टेम्परेचर जो है अगर वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके जो पोलर कैप्स हैं वो क्या होने लग जाएंगे, मेल्ट। ये देखो, ये अर्थ है, ये पोल है सपोज करो, और पोल पे क्या है, आइस है। अब अगर सपोज करो कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे यहाँ की आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी, होगी ना। इसको क्या बोलेंगे भाई, मेल्ट हो रही है तो आपका सी लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, जिसके कारण जो आपकी कोस्टल सिटीज़ हैं, समुद्र के किनारे के जो सिटीज़ हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सबमर्ज, डूबने लग जाएंगे वो। और इसके कारण पूरे इन्वायरमेंट में एडवर्स इफेक्ट आएगा। आया ना समझ में? यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके एबायोटिक कंपोनेंट की तरफ, विच इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो भी काफ़ी बढ़िया रहता है। कितना रहता है? 21%। 78% नाइट्रोजन होता है और 21% होता है हमारा ऑक्सीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, एबंडेंट मात्रा में अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जो हमको बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है। ठीक, बहुत सारे काम करता है हमारे बॉडी को, तो ऑक्सीजन देगा और ऑक्सीजन से हम एनर्जी फॉर्म करेंगे ग्लूकोज को तोड़ के। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रहती है वो यूज़ होती है रेस्पिरेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस में यूज़ करते हैं? रेस्पिरेशन में। और हम क्या करते हैं, उसमें H2O बनाते हैं, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी वो निकलती है। ठीक, तो हम उसको यूज़ करेंगे रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन में यूज़ करके H2O कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेगा कौन? प्लांट। और प्लांट क्या बना देगा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, या फिर इसी को बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बोहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला देखो, C6H12O6। चलो दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, C6H12O6। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है जो कौन बना रहा है? जो प्लांट वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वापस ऐसे साइकिल चलता रहता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन साइकिल में आप रेस्पिरेशन देखो, रेस्पिरेशन से H2O कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फोटोसिंथेसिस होती है इसके थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या बना देता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो अब ओजोन का एक और काम बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ओजोन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ओजोन बनी किससे? याद रखना, ओजोन बनी है भैया ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन जब मिलके बना लेते हैं ना, देखो ऑक्सीजन जो है वो मिलेगा और बनाएगा आपका ओजोन, O3। याद रखना, इसी को क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। किसको? O3 को। कितने ऑक्सीजन जुड़ गए? 3 ऑक्सीजन। जब 3 ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। तो ओजोन निहायती
बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे लिए। क्या करता है ये भाई, यूवी रेज को लोग रोकता है। यूवी रेज आती है खतरनाक, यूवी रेज सन के थ्रू, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बोलते हैं इनको, ये हमारे अर्थ तक आती हैं, वो क्या करती है, इसको रोकती हैं। ये एक इमेज देखो, मैं बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ, आपके एनसीईआरटी बुक में है ना। ये देख रहे हो ये आपका ब्लू कलर का रीजन बड़ा हो रहा है, ये छोटा है, फिर देखो बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया। ये 1980 को ये खींचा गया था अक्टूबर में, फिर उसके बाद फिर 1985 को खींचा गया, ये देखा उन्होंने, फिर 1990 को देखा। तो ये सैटेलाइट पिक्चर है बेसिकली, ओजोन लेयर बड़ा हो रहा है, है ना। ओजोन लेयर नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ओजोन होल। ओजोन होल मतलब यहाँ से ओजोन जो है वो गायब हो रहा है। क्या हो रहा है, गायब। तो गायब होने लग गया भैया, तो ये चीज़ होती है। देखो 90 में ये इतना था, 80 में इतना था, 85 में बड़ा हुआ, और फिर 90 में और बड़ा हो गया। मतलब ये इस तरीके से बड़ा हो रहा है, समझ रहे हो। ओजोन लेयर धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। पीछे का रीज़न भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पहले हम देखें, ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, कितना, 16 से 60 किलोमीटर अबव द सी लेवल। जो समुद्र का जो लेवल है उससे आप ऊपर की तरफ जाओगे 16 किलोमीटर या 60 किलोमीटर तक, तब आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, ओजोन लेयर मिल जाएगा। ओजोन लेयर बेसिकली ऑक्सीजन का येलो ड्रॉप है, मतलब ऑक्सीजन से बनेगा भाई, अभी बता दो था मैंने। O3 क्या है इसका फॉर्मूला, O3, 3 ऑक्सीजन मिलके ओजोन बना लेते हैं, ठीक। तो ओजोन बनता रहता है वहाँ पे। सो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रेज। वहाँ पे जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है, और हमको प्रोटेक्ट करता है। यूवी रेज को हमारे पास नहीं आने देता। अगर हमारे पास यूवी रेज नहीं आएंगी तो क्या होगा, हमको कैंसर नहीं होगा, आपका कैटरैक्ट आँखें जो होती हैं बिल्कुल वो हो जाती हैं, दिखाई देना बंद हो जाता है, कैटरैक्ट, वाइटिस आने लग जाता है, इसको बोलते हैं कैटरैक्ट ऑफ आइज। और कैंसर में क्या होता है, कैंसर में जो हमारी स्किन रहती है ना, उसमें ट्यूमर्स फॉर्म होने लग जाते हैं। स्किन है अंदर की तरफ के जो ऑर्गन्स हैं उसमें स्किन में कैंसर आ जाता है, ठीक है, मतलब आपके ट्यूमर्स फॉर्म होने लग जाते हैं। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक पड़ जाता है अगर ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट में हम यहाँ पर रहते हैं तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जब ये जैसे जैसे डिग्रेड होगा तो उसको बोलेंगे ओजोन होल। और ओजोन होल जो है वो हमने कब पहली बार जब इसको देखा, 1985 में, 1980 की पिक्चर्स देखी, फिर 1985 में देखा, तो हमने देखा यार कि ओजोन तो है धीरे धीरे डेक्लाइन हो रहा है, यानी कम हो रहा है, तो दैट मीन्स वहाँ पे होल आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न है यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको बोलते हैं CFC। क्या बोलते हैं उसको हम, CFC के कारण एक्चुअल में ये जो है होल पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 ऑक्सीजन और एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे बनाते हैं O3 ओजोन। अब ये क्या करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, जिसके कारण ये जो है टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये टूटने लग जाता है क्लोरीन की प्रेजेंस में, दैट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन में यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसकी जगह पे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी लिख सकते हो। तो जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है तो उसके कारण ये टूट जाता है, डिग्रेड हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा यहाँ पे मतलब अगर हम देखें कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो आपका जेट प्लेन है, रेफ्रिजरेटर्स है ना, आपकी आग बुझाने की मशीन उसमें है, स्प्रे कैन से बहुत सी जगहों पे ये यूज़ होता है। और जब से हमको पता चला कि भाई ये दिक्कत कर रहा है तो हमने इसको यूज़ करना कम कर दिया है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर एंड। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी बिल्कुल इत्मीनान से, और आपका थैंक्स कि आपने ये बिल्कुल पढ़ाई की, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है, बताना ना भूलें उनको। और जो अगला क्वेश्चन आंसर जो है वो भी आप वहाँ पे देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।